नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किंग मेकर। किंग मेकर में आज बात होगी उत्तराखंड की एक नामचीन शख्सियत से। बात होगी कांग्रेस के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी से। 2022 में कांग्रेस का क्या एक्शन प्लान है और कैसे कांग्रेस अपना किंग भी बनाएगी और उस किंग बनाने के लिए कौन किंग मेकर बनेगा। प्रीतम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहला सवाल, बीजेपी ने नारा दिया है युवा मुखिया युवा सरकार, अब की बार 60 पार। कांग्रेस का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है युवा मुख्यमंत्री का, और जब उनकी नियुक्ति हुई या जब उनको नामित किया गया मुख्यमंत्री के रूप में, आपने स्वयं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार में जो है स्थितियां सहज नहीं थी। कई मंत्री जो है कोप भवन में चले गए थे और उनको विभाग दे करके मनाया गया। तो स्थिति तो ये है कि वहाँ पर जिनको मुख्यमंत्री वर्तमान समय में बनाया गया है तो सहज स्थिति नहीं है, अंतर्कलह है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 60 पार का नारा दिया है। अब ये फितरत है भारतीय जनता पार्टी की। वो समय समय पर जब जब राज्यों में चुनाव होते हैं तब तब ऐसे नारे देने का काम करते हैं। उन्होंने झारखंड में भी ये नारा दिया था, छत्तीसगढ़ में भी ये नारा दिया था, गोवा में भी ये नारा दिया था, महाराष्ट्र के अंदर भी नारा दिया था, कर्नाटक में भी ये नारा दिया था, राजस्थान में भी नारा दिया था, मध्य प्रदेश में भी ये नारा दिया था। लेकिन कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी इस नारे के अनुरूप जो है कृत्य नहीं कर पाई और किसी भी राज्य के अंदर सरकार नहीं बना पाई। लेकिन केंद्र में तो अब की बार 300 पार का नारा दिया था 2019 में, उसे पार कर गई। उत्तर प्रदेश में नारा दिया था, उसे पार कर गई। तो क्या आप केवल इस बिना पर कि कई जगह पर बीजेपी की चूक हुई इसलिए यहां पर भी चूक होगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। उन्होंने केंद्र में नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अचीव किया। उत्तर प्रदेश में नारा दिया, उसको भी अचीव किया। आप कहेंगे उत्तराखंड में भी नारा दिया, उसको भी अचीव किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन राज्यों में भी नारा दिया था जहां भारतीय जनता पार्टी को असफलता हाथ लगी है। अब आपने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर ये नारा क्यों कारगर साबित नहीं होगा। ये नारा इसलिए कारगर साबित नहीं होगा क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे और उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। मैं किसानों के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, ऋण माफी का वादा किया था, ऋण माफ नहीं हुआ है। किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी, कोई एक्शन प्लान नहीं है। किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई है। नौजवान साथी रोजगार मांग रहे हैं और रोजगार के दृष्टिगत जो है उत्तराखंड राज्य पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की दर में नंबर 1 पर खड़ा है। महंगाई के परिप्रेक्ष्य में जो नारा दिया था, जो जुमला दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दूरब कर दिया है। कि आप अभी मैंने पूरी गिनाई नहीं है। कोई बात नहीं, एक लंबी फेहरिस्त है। एंटी इनकम्बेंसी की बात करते, एक हाल के समय में देवभूमि की जो सियासत रही और रोटेशन प्रणाली की रही है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आती रही। आप बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे अपनी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं या एक रोटेशन की जो परंपरा बन गई है उसके भरोसे आप अपनी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, या कोई आपके पास प्लान ऑफ एक्शन भी है, कोई चेहरा भी है, कोई आइडियोलॉजी भी है? देखिए, मैं पहले बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो पहले सरकार की जो विफलताएं हैं, जो वादे सरकार ने किए, उन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया, इसको हम आम जन के बीच में ले जाने का काम करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि 5 वर्षीय, इसके आधार पर चुनाव में जाया नहीं जाता है। बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूं इत्तेफाक है कि 5 वर्ष जो है
हमारे 5 वर्ष बीजेपी रही, लेकिन हम इस नारे के साथ ही जो है नहीं जाएंगे। हम निश्चित रूप से एक हमारा चुनावी घोषणा पत्र होगा, जिस चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे हम करेंगे उन वादों के अनुरूप हम लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे। सरकार की विफलताएं भी होंगी, हम आने वाले समय में जब सरकार का गठन होगा कि किस तरीके से इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इस प्रदेश के अंदर जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उस बढ़ती हुई बेरोजगारी पर अंकुश लगाने का। बीजेपी तो कहती है कि हमने इसके लिए बहुत कुछ किया है। अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा कि 75,000 करोड़ हमने पिछले 7-8 सालों में 7 सालों में जो है उत्तराखंड को खाली दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी आने जा रहे हैं, कह रहे हैं 30,000 करोड़ की सौगात और मिलने जा रही है। देवभूमि को इतनी सौगात केंद्र सरकार ने दिया है, तब फिर जनता आप पर यकीन क्यों करेगी? 4 धाम परियोजना जो है या ऑल वेदर रोड जो है, सिर्फ नाम ही तो बदला। 4 धाम परियोजना है। आज भी अगर आप जाएंगे तो 4 धाम परियोजना के साइन बोर्ड लगे हैं, कहीं पर ऑल वेदर रोड का जिक्र नहीं है। तो नाम परिवर्तित करने से अगर केंद्र की सरकार ये सोचे कि ये उनकी सोच है, मतलब काम कुछ नहीं किया, केवल नाम परिवर्तित किया। सुनिए ना जी, ये सोच कांग्रेस की थी, उस समय ये स्वीकृत हुआ और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम कर्णप्रयाग तक रेल ले जाने की बात थी, इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने की है। तो भाई ये तो सरकार अगर माना बदल जाए तो वो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद कर देंगे। नहीं, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने मान लीजिए देवस्थानम का ही मुद्दा था, आपने कहा मैं हमारी पहली सरकार आएगी हम देवस्थानम खत्म कर देंगे। भू आंदोलन की भू कानून की बात थी, जो है आपने कहा कि बीजेपी नहीं मान रही, हम आएंगे तो भू कानून सबसे पहले लेकर के आएंगे। मैंने कहा ना कि हम बेरोजगारों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता होगी, पर्यटन के क्षेत्र में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की हमारी प्राथमिकता होगी, गरीब व्यक्ति को हम पंक्ति में आगे लाने के लिए कार्य करेंगे और जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र होगा, उस चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे हम करेंगे उसको लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे। आपने कहा कि देवासनम बोर्ड, भाई हम तो कह रहे हैं, हमने तो जब इस विधेयक को सदन के अंदर लाया गया, हमने तब भी कहा था कि सरकार हक उधारियों से, तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करे और तदनुसार इस देवस्थानम बोर्ड को सदन में लाने का काम करे। लेकिन 57 का मैंडेट था, इस बहुमत के आधार पर आप इस विधेयक को लाए, आपने इसको कानूनी जामा पहनाने का काम किया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आज तमाम भाजपा के विधायक, तमाम भाजपा के मंत्रीगण, स्वयं मुख्यमंत्रीगण अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ऐतिहासिक काम किया। क्यों आपने सदन के अंदर लेकिन खड़े होकर बीजेपी के तो ये कह रही है ना, बीजेपी तो ये कह रही जो कमेटी की रिपोर्ट्स आई, यानी कि जब लोगों का फीडबैक, जब कोई कानून आएगा, हमने तो जो है जमीनी तौर पर जो है बातचीत करके किया था, विरोध हुआ, हमने दोबारा उसकी समीक्षा की, हमें लगा अगर रिपोर्ट्स के आधार पर हमें लगा, हमने उसे वापस ले लिया। तो क्रेडिट तो कम से कम वो अपना ले रही ना। एक बात सुनिए, आपने जमीनी आधार पर किससे संवाद स्थापित किया? अगर आपने जमीनी स्तर पर संवाद स्थापित किया होता तो विरोध नहीं होता, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर नहीं आते, हक उधारी सड़कों पर नहीं आते। आपने किसी से तो खुश नजर आ रहे हैं। आपने किसी से संवाद स्थापित नहीं किया, आपने तो बहुमत के आधार पर इसको पारित करने का काम किया है। अब आप कह रहे हैं कि कमेटी, अरे जब ये विधेयक लाया गया, तीर्थ पुरोहित तो उस दिन से ही विरोध कर रहे थे, 2019 से। आपको तभी इस क्या नाम है कानून को जो है समाप्त करने का ध्यान आया, लेकिन लगता है कांग्रेस के हाथों का मुद्दा छीन नहीं हमारा नहीं ध्यान आया जब क्या नाम ये जो है लोग विरोध चुनाव सर पे हैं, तब है आपको ध्यान आया। हम देखिए, हम लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो कम से कम उन्होंने मैनेज तो कर लिया ना। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, इस तरीके के निर्णय सरकार को सोच समझ के लेने चाहिए, चाहे 3 कृषि काले कानून हो या देवासनम बोर्ड का मैं जिक्र कर रहा हूं। ये रोल बैक की सरकार है, इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
कि हमने इन 5 वर्षों में क्या दिया इस प्रदेश को। अच्छा प्रीतम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो बता भी रहे हैं कि हमने इतने 1000 करोड़ खर्च किया, यहां पर हमने केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया, हमने आलवेदा रोड बनाई, हमने रेलवे लाइन लेकर के आए, हम यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर आए। वो बता रहे हैं, वो अपने काम गिना रहे हैं। कांग्रेस क्या गिना करके जनता के बीच में जाएगी? ये मैंने वही कहा कि ऑल वेदर रोड का नाम बदल देने से अगर क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं तो इससे बात बनने वाली नहीं। ये क्या इससे नकारेंगे कि इसका निर्माण कार्य 4.5 साल के दौरान नहीं हुआ? नहीं, क्यों नहीं हुआ? हमारे समय में प्रारंभ हुआ था कार्य। और रेल लाइन का आप जिक्र करते हैं तो भाई रेल लाइन कोई एक दिन में थोड़ी बिछ जाती है। इसके लिए तो एक विस्तृत जो है कार्य होता है, उसको जो है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर कंटिन्यू किया तो क्रेडिट तो बीजेपी को मिलना चाहिए ना। अगर बाकी आप कह रहे हो बाकी फैसले रोक दिए तो ये भी रोक देती। एक बात सुनिए ना, देखिए मैं आप बताऊं, जो विकास के कार्य जो है चल रहे हैं उसको कभी रोका जाता है? कल हम सरकार में आएंगे तो क्या हम विकास के कार्यों को रोक देंगे? क्या ये परंपरा राजनीति में रही है? ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और मैंने कहा ना कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, मैं वही तो गिनवा रहा था। आपने कहा कि नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस एक रेस में पिछड़ती नजर आती है, चेहरों की रेस में। कांग्रेस के पास देखिए, उनके पास गिनाने के लिए उपलब्धियां हैं, बताने के लिए उनके पास उनके काम हैं, दिखाने के लिए उनके पास चेहरे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम धामी के चेहरे पर जो है चुनाव मैदान पर जाएंगे। कांग्रेस किस चेहरे पर चुनाव मैदान पर जाएगी? जब हम 2002 में चुनाव लड़े थे तो हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, हमने सरकार बनाई। हम 2007 में सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़े, हम हार गए। 2012 में फिर हम सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़े, हमने सरकार बनाई। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का अधिकार प्रीतम सिंह में निहित नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 2022 में जब हम सरकार बनाएंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व और तमाम विधायक साथी तय करेंगे कि किसको बागडोर सौंपनी है। जिसको बागडोर सौंपी जाएगी निश्चित रूप से उसके साथ सब लोग लाभप्रद होने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस देवभूमि में अकेली पड़ती दिखाई नहीं दे रही, कोई स्टार कैंपेनर नजर नहीं आता। यहां पर अगर हरीश रावत और प्रीतम सिंह को छोड़ दिया जाए तो कोई चेहरा आपको नजर नहीं आता। जो है आप केंद्रीय नेतृत्व कोई मतलब इस तरह से कोई सरोकार नहीं। वहां तो मोदी जी भी आ चुके 2-2, 3-3 बार, अमित शाह जी भी आ चुके। नई पार्टी अभी आम आदमी पार्टी आई, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह, वो सारे फेहरिस्त लंबी। तो क्या कांग्रेस को या तो किसी चेहरे की बड़े जरूरत नहीं है या फिर किसी चेहरे को सरोकार नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, समय आने पर वो भी आएंगे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि अगर जिन चेहरों का जिक्र आपने किया कांग्रेस के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, तो उनसे खौफ जाता तो है बीजेपी। तभी तो प्रधानमंत्री जी को 3-3, 4-4 बार आना पड़ रहा है, देश के गृह मंत्री को आना पड़ रहा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है, और जिस राजनीतिक दल का आपने जिक्र किया उसका कोई वजूद नहीं है। इसका मतलब है कि उत्तराखंड की सियासत में भाजपा की विदाई तय है।